नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे और लॉकडाउन का आनंद ले रहे होंगे। मजाक तो नहीं कर दिया? तो अगर लॉकडाउन में बोर हो रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो या फिर मतलब बिल्कुल ही बोर हो चुके हो, तो कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज है वो पाल लोगे। अभी तक तो ये है कि ये आप इस माहौल के अंदर डल चुके हो क्योंकि काफी दिन हो गए लॉकडाउन हुए। तो जैसे कि एक हमें पता है कि समय एक जैसा नहीं रहता कभी भी, और गीता में भी ये डायलॉग आपने सुना होगा कि जब भी कोई परेशानी या मुसीबत पैदा होती है उसी टाइम उसका जो हल है, उसका सोल्यूशन है, वो उसी टाइम उसके साथ जनरेट होता है। ठीक है, तो वो बस है कि थोड़े टाइम बाद सामने आता है, वो परेशानी के साथ ही नहीं आता, क्योंकि अगर परेशानी के साथ ही हल मिल गया तो परेशानी कितने दिन चलेगी। ठीक है, इसलिए तो थोड़े दिन बाद इसका भी हल है वो निकल जाएगा, इस कोरोना का भी इलाज है वो मिल जाएगा। तब तक के लिए अपने घर में एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए। तो आते हैं आज के मेन मुद्दे के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर, मैकेनिक्स के। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि आज इस लेक्चर में अपना मैकेनिक्स का पहला लेक्चर है, और मैकेनिक्स के फर्स्ट लेक्चर का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो जैसे कि मैकेनिक्स की बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, आप अगर अकेले लेक्चर्स देखोगे या फिर अकेले किसी टीचर से पढ़ोगे तो वो सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करने के लिए आपको मेन उसकी जरूरत होती है बुक्स की। जब तक आप खुद बुक्स को रीड नहीं करोगे तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान नहीं पाओगे। इसलिए जैसे कि 11th के अंदर हम अच्छी वर्मा वगैरह स्टडी करते हैं, वो मैकेनिक्स की बेसिक बुक है, उसके अंदर बेसिक आप स्टडी करना चाहते हो तो अच्छी वर्मा। उसके बाद थोड़ी हाई लेवल की अगर करना चाहते हो तो डीएस माथुर हो गया या फिर क्लैपनर एंड कोलिनकोव हो गया। ठीक है, वो स्टडी कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, इरोडो की मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो वो मतलब आगे एडवांस लेवल की आ जाती है। जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तब तक उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप बेसिक से स्टार्ट करिए। तो मैं लेक्चर के अंदर बेसिक से ही आपको स्टडी करवाऊंगा हर एक टॉपिक को। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि हम बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्टडी कर सकें और रेगुलरली जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और रेगुलरली आप लेक्चर्स को अटेंड कर सकें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के लेक्चर के अंदर पहला लेक्चर कहूंगा अपना काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स वैसे तो हम जनरली मैकेनिक्स में स्टडी क्या करते हैं? मोशन ही स्टडी करते हैं, मोशन या फिर रेस्ट। क्योंकि रेस्ट को स्टडी करना तो रेस्ट पे पड़ा है, उसको क्या स्टडी करोगे? जब तक कोई बॉडी मोशन में नहीं आएगी तब तक उसको हम कैसे स्टडी करेंगे? ठीक है, तो अब मोशन को स्टडी करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, अब पहले तो सबसे बात तो आती है मोशन में कब कहोगे किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को? कब तक आप उसे रेस्ट में कहोगे, कब तक उसे आप मोशन में कहोगे? तो मोशन में किसी बॉडी को बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो बॉडी की, जिसे हम मोशन में बताएंगे, दूसरा ऑब्जर्वर की, कि कौन सा ऑब्जर्वर किस जगह से ऑब्जर्व कर रहा है कि बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है। मोशन एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि अगर आए कोई पार्टिकल, अगर अकेले पार्टिकल को स्टडी करके ये नहीं बता सकते, कभी भी अकेले पार्टिकल को देख के आप नहीं बता सकते कि ये मोशन में है या फिर रेस्ट में। जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे कि ये हमारा ऑब्जर्वर और यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से ऑब्जर्व करने पर ये मोशन में दिख रहा है और यहां से ऑब्जर्व करने पर रेस्ट में दिख रहा है। इसका एग्जांपल भी आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसे कि कोई ट्रेन हो गया, ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स एक दूसरे को देखते हैं तब तो वो उन्हें रेस्ट में दिखते हैं। अगर बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है ट्रेन की, अगर वो अंदर वाले पैसेंजर्स को देखता है तो वो उन्हें मोशन में दिखाई देता है। यानी कि मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, तो मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि जगह की जरूरत पड़ती है जिससे आप मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग डिफाइन होता है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए, सिलेंड्रिकल, वो आगे की बातें हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो सिंपल जगह हो गया जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को। ठीक, तो ये मोशन का बेसिक हो गया। अभी मोशन होता क्या है और इसे ऑब्जर्व मतलब कि आप मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हो। अब बात आती है मोशन को देखने की भी, कैसे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब मोशन को स्टडी करने के लिए हम दो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड तो है कि विदाउट इट्स कोज,
कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, उसका हमें कारण नहीं पता भी उसका कारण क्या है। कई बार हमें पता होता है कि कोई किसी बॉडी को धक्का दिया तो धक्का एक प्रकार का पुश फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब पुश फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है। वो फोर्स अगर हमें पता है तब तो हम उसको विद फोर्स, मतलब कि हमें कोज पता है, ठीक है, उसकी मोशन का कोज पता है। और विदाउट कोज कि हमें पता नहीं बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, हम बस उस बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल, कूलम्बिक, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई सी भी स्प्रिंग फोर्स, कोई सी भी फोर्स लग रही है, बस हमें उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो एक तो विदाउट इट्स कोज, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स। सेकंड रहता है विद कोज, कि मोशन का कारण, कारण के साथ अगर स्टडी करते हैं हम तो उसे हम बोलते हैं डायनामिक्स। वो सेकंड पार्ट होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से मेनली दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अगर विदाउट एनी कोज, मतलब कि हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या कारण है बॉडी के मोशन का, उसे तो हम काइनेमेटिक्स कहेंगे। और सेकेंडली अगर हम उसका कारण जान के, किसी बॉडी के मोशन का कारण जान के उसको स्टडी करेंगे, उसके मोशन को स्टडी करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे डायनामिक्स, ठीक है। अब बात आती है मेनली इसके काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने की। काइनेमेटिक्स को स्टार्टिंग कहां से करें, तो काइनेमेटिक्स की पहली डेफिनेशन तो होगी हमें कि क्या स्टडी हमें करना है विदाउट, अगर मोशन का विदाउट एनी कोज हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इसके अंदर क्या आती है काइनेमेटिक्स में, पहली बात तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आती है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन की, कि ऑब्जर्व, हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे डिफाइन कर देंगे और उसके अंदर हम पार्टिकल का मोशन है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम आगे स्टडी करेंगे। उससे पहले हम स्टडी करते हैं स्पीड, जो मेन जरूरी, जो कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये हम सभी पहले स्टडी कर लेते हैं काइनेमेटिक्स में। जो पहली डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, स्पीड के टाइप आपको पता है, पहली इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम सिंपल v से डिनोट करते हैं, जिसे हम लिखते हैं ds/dt। यानी कि कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अगर मान लीजिए मोशन को हम बता रहे थे कि कोई बॉडी मोशन या रेस्ट में कब होती है, तो मोशन में तब होती है जब कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रही है, मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। जहां से हम मेजर कर रहे हैं उस प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखने पर हमें यह मिल रहा है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी टाइम के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है, तब हम उस बॉडी को मोशन में बोलेंगे, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिख दिया हमने v ds/dt, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर हम स्पीड की बात करें तो वो होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस s इज गिवन बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है क्या, वो देखते हैं। वो हम पहले इसमें डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायग्राम से शो हो जाएगी। जैसे हमने कोई ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया x, y और z, ठीक है। ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां से हम मेजर कर रहे हैं तो देखा कि हमने एक पार्टिकल है वो यहां से मूव हुआ a पोजीशन से और पहुंच गया b पोजीशन पे बाय पाथ a, यहां कोई पॉइंट मान लिया c और b, ठीक है। तो a c b पाथ से वो पार्टिकल है अपनी b पॉइंट के ऊपर फाइनल पोजीशन पे पहुंचा। तो एक तो हुआ ये पाथ, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में a c b पाथ करने में उसको जितनी टोटल, मतलब उसने लेंथ कवर की, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। यहां से लेकर यहां तक जितनी उसने कवर की, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दें a to b, यानी कि स्ट्रेट लाइन, या फिर कह सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन a एंड b। वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, कोई और करो तो होगी, वो तो उससे मतलब स्ट्रेट लाइन से ज्यादा होगी, लंबी होगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन a एंड b इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेड लाइन वाली होगी डिस्प्लेसमेंट, और वो है ब्लैक लाइन वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के साथ इसकी मतलब की डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक।
यानी कि ए पॉइंट से इनिशियल, और इसकी डायरेक्शन कहां से होती है, इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन इज इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम डिवाइड करते हैं वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होती है। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट की, यानी कि डिस्टेंस को अगर हम लिखे कैसे, मान लीजिए ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, ठीक है, या फिर r इनिशियल कह सकते हो आप, ठीक है, r इनिशियल, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया है उसे हमने मान लिया r फाइनल। तो जो डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं हम सेम फ्लो में ri प्लस एल, इसे अगर हम एल वेक्टर डिफाइन कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को ए टू बी को, तो ri प्लस एल इज इक्वल टू आर एफ होगा, यानी कि एल प्लस ri वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर। तो यानी कि एल वेक्टर को आप ये लिख सकते हैं आर एफ, मतलब कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, अगर आपने वेक्टर स्टडी कर रखा होगा तो ये इसे समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हुआ पोजीशन मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिस्कशन। उसके बाद स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है डिस्टेंस, मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। स्पीड को मेनली डील करते हैं, आप इस दोनों से वर्ड में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। क्योंकि अब ये होता है कई बार स्पीड से, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस से ही निकलेगी, और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ही निकलेगी। यानी कि स्पीड डील्स विद ओनली डिस्टेंस, डील्स विद डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस डील्स विद स्पीड। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस, जहां पे भी डिस्टेंस की बात आई तो स्पीड की बात आई, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात आई वहां पे वेलोसिटी की बात आई। ठीक है, अगर डिस्टेंस गिवन हो, स्पीड की निकालनी, मतलब डिस्टेंस गिवन है तो उससे आप स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड नहीं। अगर वेलोसिटी निकल गए तो वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड करके उसका स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम वेलोसिटी और स्पीड के अंदर रिलेशन है वो भी देखेंगे कि उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो स्पीड है हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन दे दी कि v इज इक्वल टू ds बाई dt। ठीक है, अब अगर हमें गिवन है स्पीड, मतलब कि अगर हमें स्पीड गिवन है v, इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन है, तो वहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू ds बाई dt होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। इट इंप्लाइज आप ds को ऐसे लिख सकते हैं v dt, और इन दोनों साइड इंटीग्रेशन करके ये भी लिख सकते हैं कि ds s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, टाइम t1 से लेकर t2। अगर डिस्टेंस है वो 0 से लेकर s कवर कर रहा है तो, ठीक है, और ये टाइम t1 से लेकर t2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगी कि अगर कोई पार्टिकल इस स्पीड से मूव कर रहा है वो हमें पता है, तो वो टाइम t1 से लेकर t2 के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस आप इस इंस्टेंटेनियस स्पीड से कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये भी पता है कि डेरिवेटिव होता है वो किसे डिफाइन करता है, डेरिवेटिव तो डिफाइन करता है स्लोप को, और जो इंटीग्रेशन है वो डिफाइन करता है एरिया को। ठीक है, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि ये भी इतना अगर आपने मैथमेटिक्स स्टडी किया है तो आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी डेरिवेटिव है वो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके अंदर उसे स्लोप को डिफाइन करता है, किसी भी चीज के स्लोप को भी, कितना स्लो है। और इंटीग्रेशन है वो किसे डिफाइन करता है, इंटीग्रेशन एरिया को। ठीक है, तो अगर हम, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करें स्पीड वर्सेस, मतलब कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो ds बाई dt हमें इस कोई भी कर्व का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें बताएगा कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें देगा, उस ग्राफ से अगर स्लोप निकालें उस ग्राफ का तो वो हमें देगा किसकी, स्पीड की वैल्यू। और अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ लें और उसके एरिया अंडर द कर्व निकालें तो वहां से हमें निकलेगा किसकी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू। ये जो एरिया है वो क्या देगा, स्पीड डिस्टेंस, और जो स्लोप है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का उसका स्लोप देगा स्पीड को। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन और उससे डिफरेंशिएशन से आप बता सकते हैं कि डेरिवेटिव, स्लोप और एरिया से स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब इसके बाद आती है इसकी एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या होती है।
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में यह है कि जैसे टाइम डेरिवेटिव लिया था उसी तरह से एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं वैसे तो v एवरेज ऐसे, और या फिर v बार से भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। मान लीजिए 2 पॉइंट्स है, यहां से लेकर टोटल डिस्टेंस निकाली, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकाली डिवाइड बाय में यहां से लेकर t1 और t2, मतलब t2 माइनस t1 टोटल टाइम लग गया। तो इसे आप ये लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, ठीक है। तो वो हो गया एवरेज स्पीड। इसी चीज का एवरेज कैसे लेते हो, उसका टोटल करके डिवाइड बाय में उसका मतलब जैसे एवरेज मीन कह सकते हो आप। जैसे मीन लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मीन लेते हैं, जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं उनका मीन लेते हैं किस चीज का, नंबर ऑफ मार्क्स का, या फिर मतलब कि उनके कितने मार्क्स आए उनका एवरेज लेते हैं, उनका मीन लेते हैं। तो आप ऐसे करते हो ना, हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करके डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हो। उसी टाइप से टोटल डिस्टेंस है डिवाइड बाय में टोटल टाइम कर दिया तो उसका एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ। अब बात आती है किसकी, वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी क्या होती है। इसी तरह से वेलोसिटी के भी 2 पार्ट हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इन जो वेलोसिटी है उसे हम डिफाइन करते हैं कैसे, v वेक्टर से, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जो वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि उसकी डायरेक्शन भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो जिसे हम लिखते हैं dl वेक्टर डिवाइड बाय में dt। तो dl वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट का आप बोल सकते हो टाइम डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव करते हो तो वो आता है वेलोसिटी। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट मोशन का, ठीक है। तो अब उसकी dl बाई dt टाइम डेरिवेटिव कर देते हो तो वो वेलोसिटी आती है जिसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी है, उसे आप लिखते हो कैसे, अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में आप लिखते हैं v वेक्टर का एवरेज या फिर v वेक्टर बार, ठीक है। उसे लिखते हैं हम l वेक्टर डिवाइड बाय में टोटल टाइम t, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टोटल टाइम इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह से अगर आपको कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट तो आप इससे इस साइड लेके आ सकते हो, क्योंकि dl को, अगर dl को इस साइड लेके आते हैं तो v dl इज इक्वल टू v dt इज इक्वल टू dl वेक्टर होगा। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वहां से मिलेगा l वेक्टर इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी टाइम जो अगर आप ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो उसमें उस ग्राफ का स्लोप है वो उसे वेलोसिटी को बताएगा। और अगर आप ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो उसमें जो इंटीग्रेशन है मतलब कि एरिया अंडर द कर्व है वो किसे बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो ये हुई वेलोसिटी की बात। अगर हम ऐसे भी कह सकते हो कि एल वेक्टर को हमने क्या लिखा था, v वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर डिवाइड बाय, सॉरी एवरेज है ना ये, एल वेक्टर डिवाइड बाय में t, तो जिसे आप r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय में टाइम भी लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एल वेक्टर की वैल्यू ये हमने डिराइव की थी, छोटी सी एक्सप्रेशन लिखा था वेक्टर एल ऑफ एडिशन से, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन। अब बात आती है इसकी एक्सेलरेशन। तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्टडी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन स्टडी करने से पहले हम वेलोसिटी और स्पीड में जो रिलेशन है वो भी देख लेते हैं एक बार, कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या आप वेलोसिटी और स्पीड को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं या नहीं। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो रिलेशन है वो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में नहीं होता, क्योंकि एवरेज स्पीड हमने क्या डिफाइन किया था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी को क्या डिफाइन किया, एल वेक्टर, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जैसे कि हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो टोटल, मतलब टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल अभी हमने दिखाया था ये कर्व, मान लीजिए इस कर्व के लॉन्ग मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, इस कर्व में जैसे कि ये पाथ कवर करता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे तो डिस्प्लेसमेंट, और ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल तो नहीं है ना, यानी कि जो ये s है, s और ये वाला l वेक्टर है, तो s और l वेक्टर दोनों इक्वल तो नहीं है इस केस में। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। या फिर कह सकते हो आप, वैसे एक केस में रिलेशन हो सकता है, किस केस में, अगर पार्टिकल का पाथ ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी कि अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही मतलब मोशन कर रहा है, उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड को देता है। यानी कि इस केस में ओनली व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन, जब पार्टिकल ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता है एंड नॉट कम्स बैक, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो मूव करता है बट उस पॉइंट तक जाने के बाद वापस नहीं आता। अगर जाने के बाद वापस आ गया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, बट उसने डिस्टेंस तो कवर की, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल की स्पीड है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन तभी होगा जब पार्टिकल ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा और पार्टिकल वापस नहीं आएगा। उस केस में एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होता है, ठीक है। बट हमेशा एक बात ट्रू है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एवरेज वो मैग्नीट्यूड है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज जो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है, बट एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल तभी होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर मूव कर रहा है और वापस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हुआ रिलेशन की बात। अगर आप इसको लिखना चाहो स्पीड को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखना चाहो, वेलोसिटी को लिखना चाहो, तो आप ऐसे लिख सकते हो v और साथ में ई टी कैप। ई टी कैप क्या है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कोई इस कर्व में मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको स्पीड पता है, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल में जो आप टेंजेंशियली डायरेक्शन शो करते हो, मान लीजिए इस ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट के अलोंग इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो होगी। इस पॉइंट पे अगर आपको स्पीड पता है, v स्पीड पता है, इस पॉइंट पे स्पीड पता है, तो आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी लिख सकते हो। वो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा v, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ई टी कैप, इसे लिखा है, ठीक है। तो जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आप लिखना चाहो तो वो होगा स्पीड इनटू इस पॉइंट पे टेंजेंशियल के अंदर जो यूनिट वेक्टर है, तो उसे हम लिख दिया ई टी कैप। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। इन द सेंस ऑफ मोशन कह सकते हो आप। तो इस अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे टेंजेंट हो गया, और अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, ठीक है। और इसके लॉन्ग जो ई टी कैप है वो यूनिट वेक्टर हमने लिखा है। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर हमने रिलेशन है वो लिख दिया, ठीक है। तो रिलेशन हो गया स्पीड और वेलोसिटी का, समझ में आया। एक बार ओवरव्यू है वो हम लास्ट में लेंगे, सारे फॉर्मूले हैं वो समरी है वो इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है और स्टार्टिंग बेसिक लेक्चर है, तो बेसिक मैं बहुत अच्छे से करवाना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व कर सकें। इसलिए मैं मेन फोकस इन पे ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे मेन छोटे छोटे जो बेसिक आर्टिकल बहुत अच्छे से हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम तो होगा, लेकिन जैसे बेसिक आर्टिकल्स अच्छे से हो जाएंगे तब आप हाई लेवल के जो आर्टिकल्स हैं उनको समझने में आपको बहुत आसानी होगी और न्यूमेरिकल्स को आप हाईली कैचअप करके सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर वो बच्चे करते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन सब की, और जैसे इंस्टेंटेनियस जो
कई बार ऐसे होता है कि हमें गिवन होता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, बट इसका मैग्नीट्यूड करके वो इसमें लिख देते हैं, और हालांकि होता मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए ये जो बात है, ये जो टॉपिक है, मतलब कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि रिलेशन हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में है, ना कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल है वो स्टडी कर लेते हैं, ताकि साथ साथ न्यूमेरिकल होते रहेंगे तो आपको टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ आते रहेंगे। अब दो छोटे छोटे बिल्कुल 11th क्लास वाले न्यूमेरिकल्स हैं कि ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स-वाई प्लेन विद वेलोसिटी v = i cap plus root t j cap, यानी t यहां पे टाइम लिया है हमने। कैलकुलेट डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम t = 0 to t = 3 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स-वाई प्लेन विद वेलोसिटी गिवन है, और कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट t = 0 to t = 5 सेकंड। इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है, इस क्वेश्चन में हमने ओनली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, वेलोसिटी, निकालनी क्या है, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस तो आपस में रिलेटेड नहीं है, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है और डिस्टेंस स्पीड के साथ रिलेटेड है। यानी कि हमने वेलोसिटी और स्पीड के बीच में रिलेशन जो स्टडी किया था, वहां से हम पहले क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालनी है डिस्टेंस। हम पहले क्वेश्चन को अप्रोच इसी तरह से करते हैं कि जो हमें गिवन होता है और निकालना होता है, उनको अलग देख के उनके बीच में कॉम्बिनेशन देखना होता है। यही क्वेश्चन सॉल्व करने का छोटा सा मेथड होता है। ठीक है, और बीच वाली प्रोसेस होती है वो सारा मैथमेटिक्स होता है और कुछ नहीं होता। तो रिलेटेड विद स्पीड, अगर डिस्टेंस स्पीड के साथ रिलेटेड है तो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी है वो हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड देता है। ठीक है, और वेलोसिटी गिवन क्या है, v = i cap plus root t j cap, यानी कि इट इंप्लाइज अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप लिखते हैं तो √i cap का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 j cap का कोएफिशिएंट √t का स्क्वायर √t = v आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखते हैं ds/dt, जी, दैट इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से डिस्टेंस और स्पीड का बीच में रिलेशन आ गया तो यहां से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस, यानी कि ds = v dt, और s की वैल्यू अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं √1 + t और dt, और टाइम निकालना कहां से कहां तक है, t = 0 से लेकर 3 तक। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, s की वैल्यू आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन xy प्लेन विद वेलोसिटी गिवन है cos t i cap plus sin t j cap। अब निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस हमें पता है स्पीड से रिलेटेड होती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से रिलेटेड होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट तो निकल जाएगी डायरेक्ट ही, क्योंकि ये dl/dt इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि गिवन नहीं है एवरेज वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। टाइम का फंक्शन दे रखा है, टाइम का फंक्शन यानी कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो v = cos t plus i cap plus sin t j cap dl/dt लिख दिया, यहां से निकल जाएगा dl = v वेक्टर dt इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आपका dl वेक्टर आ जाएगा, जो dl वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी पूछी है तो वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। अगर मैग्नीट्यूड देखा है ऑप्शन के अंदर, मैग्नीट्यूड दे रखा है तो आप इसका मैग्नीट्यूड देके लिख दो। ठीक है, और इसी तरह डिस्टेंस निकालना है तो पहले v का मैग्नीट्यूड लेंगे, वो क्या होगा, cos² + sin² दैट इज cos² t + sin² t दैट इज 1। ठीक है, और यहां से ये निकल गया v दैट इज ds/dt, इट इंप्लाइज ds = इंटीग्रेशन 1 dt, टाइम 0 to π सेकंड। यहां से क्या निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने से डिस्टेंस निकल जाएगा s। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेथड आपको समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो। मेनली ये है कि जो डिस्टेंस है वो रिलेटेड है स्पीड से, डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेटेड है वेलोसिटी से। ठीक है, मेन इतनी सी बात है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है। बस दो क्वेश्चन में सिंपल, बस इतना ही था। एक बार दोबारा देख लीजिए या फिर खुद से सोल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बिल्कुल 11th बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे।
एक्सेलरेशन भी इसी तरह से होता है क्या, वेलोसिटी ऑफ स्पीड की तरह है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे? हाँ जी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ए वेक्टर जो रिलेटेड है वेलोसिटी से। टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट implies if you want to calculate velocity then and acceleration is given, then we can calculate velocity dv is equal to by integrating both sides a dt. Then we can calculate v vector, that is integration of, if this is v initial and v final, that is change in velocity v final minus v initial is given as time t1 to t2 integration of a dt. That's okay. तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात। अब अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ, तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, उस पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू है वो किसे डिफाइन करेगी? एक्सेलरेशन को, क्योंकि डेरिवेटिव किसको डिफाइन करता है? स्लोप को, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर आप बात करें एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की कर्व की बात करें तो उसके एरिया अंडर द कर्व ये देता है वेलोसिटी का चेंज v फाइनल माइनस v इनिशियल, या फिर आप कह सकते हो कि जीरो से वेलोसिटी फाइनल तक पहुंच रही है, तो या फिर ओनली v फाइनल हो जाएगा, या फिर इसे आप 0 टू v वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है। तो ओनली v वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक। तो एरिया अंडर द कर्व किसे देता है? वेलोसिटी को। और किसके ग्राफ को? एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में किसी पॉइंट पे स्लोप उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता है, ठीक है। ये हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात। सेकेंडली एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस में v इनिशियल डिवाइड बाय में टोटल टाइम t, दैट इज गिवन बाय एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीन ही टॉपिक स्टडी किया और कुछ नहीं किया। और टाइम लग गया इतना सारा, क्योंकि पूरे टाइम में बिल्कुल बेसिक बार बार रिपीट करने में टाइम लगता है। तो बेसिक लेक्चर्स लेंथी होंगे। और अब एक न्यूमेरिकल और स्टडी कर लेते हैं, जितना टाइम लग गया उसके साथ साथ 5 मिनट और सही, तो एक न्यूमेरिकल और हो जाएगा, वो और देख लेते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है और लास्ट ही टॉपिक है, एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड है, जो अभी हमने स्टडी किया। तो क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल इज मूव्स इन सर्कल विद रेडियस r, मतलब एक सर्कल में मूव कर रहा है पार्टिकल जिसकी रेडियस r है, विद कांस्टेंट स्पीड v नॉट। सर्कल की रेडियस r गिवन है और उस पार्टिकल की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, जो कि v नॉट है। कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कल। हमें निकालना है कि उसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी पार्टिकल की, जब पार्टिकल उस सर्कल का 1/4 हिस्सा कंप्लीट कर लेता है। उस टाइम उस ड्यूरेशन के अलोंग उस पार्टिकल की एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी। तो मान लीजिए पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, इस किसी सर्कल में मूव कर रहा है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया x एक्सिस, ये डिफाइन कर दिया y एक्सिस, ठीक है। और पार्टिकल इसकी रेडियस क्या है? r है, r रेडियस है सर्कल की। मान लीजिए पार्टिकल स्टार्ट होता है यहां से, इस पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इस पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, आप स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि हमने ओनली स्पीड कांस्टेंट है ना,
ये तो नहीं दे रखा अभी किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपनी मर्जी से रैंडमली चूज कर सकते हो, इस पॉइंट से कहां जहां मर्जी से चूज कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये है कि 1/4 सर्कल है ना, तो 1/4 सर्कल तभी कंप्लीट होगा हम जब मान लीजिए एक सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो जो दो लाइन आएंगी, जो दो रेडियस बनेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि 360/4 कितना होता है, 90 होता है। तो अब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, मान लीजिए 1/4 कितना हो गया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहां से लेकर यहां तक उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब कि 1/4 सर्कल का कंप्लीट कर लिया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का टाइम। तो जैसे कि स्पीड दे रखी है कांस्टेंट, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, ठीक है, अगर हमें स्पीड पता है, इस मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे हमें ये है पता है कि जो एवरेज जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होती है। आप हमेशा याद रखिए, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होती है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो इक्वल होती है। जिस तरह से, यानी कि अगर v इज कांस्टेंट, इट implies ds/dt इज इक्वल टू s/t इज इक्वल टू v। ठीक है, ये तो है एवरेज और ये है इंस्टेंटेनियस, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन में हमने लिखा था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो वेलोसिटी की, एक टोटल टाइम की। तो चेंज वेलोसिटी तो हमें पता चलेगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v फाइनल माइनस में v इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पे माइनस फाइनल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम अगर इस तरह से मूव कर रहा है पार्टिकल, तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि x के अलोंग। और हमें पता है कि अगर स्पीड गिवन है तो वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड गिवन है वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन है, वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंशियल जो टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड को ना, तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इंटू इस पॉइंट पे x के अलोंग होगा, तो i कैप v नोट है ना, और मतलब कि v इनिशियल, और v फाइनल की बात करें तो v नोट इस पॉइंट पे ये होगा, तो j कैप यानी कि v नोट j कैप। तो v फाइनल और v इनिशियल तो आ गया v नोट j कैप माइनस में v नोट i कैप डिवाइड बाय में मिल जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालें, टोटल टाइम भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि अपने को स्पीड पता है, स्पीड पता है और डिस्टेंस भी पता है, क्योंकि डिस्टेंस भी पता है, 1/4 ऑफ सर्कल है, रेडियस r गिवन है। तो मान लीजिए ये पूरा सर्कल कवर करने में कितना टाइम लेता है, 40। ठीक है, इफ या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr का 4th हिस्सा डिवाइड बाय में डिस्टेंस हो गया, और टाइम हमने ले लिया t, और वेलोसिटी v। ठीक है, v नोट, सॉरी, तो v नोट हो गया। अब निकालना है वो क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम कितना होगा, ये हो गया 2, और ये t उस साइड चला जाएगा, v नोट इस साइड आ जाएगा, तो t आ जाएगा कैपिटल R, t इज इक्वल टू पाई r डिवाइड बाय में 2v नोट। ये टोटल टाइम आ गया। तो इस टोटल टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। टोटल टाइम पता चला कैसे आया, सरकमफेरेंस है 2πr डिवाइड बाय में 1/4 हिस्सा, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस, इस टोटल का 4th हिस्सा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ना, ये वाली, ये सरकमफेरेंस का इतना हिस्सा आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड बाय में मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको टाइम t लग रहा है, तो वो हमने लिख दिया, और स्पीड है v नॉट इक्वल इस फॉर्मूले से टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट दे रखी है इसलिए हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया, टाइम की वैल्यू हो गया पाई r बाय 2v नॉट। अब जब t की वैल्यू आ गई, वो t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी अपनी v नोट j कैप माइनस v नोट i कैप, या फिर v नोट कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाय में पाई r डिवाइड बाय में 2v नोट है ना, तो 2v नोट ऊपर चला जाएगा 2v नोट। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी निकाल सकते हो वहां। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ही कुछ नहीं है इसमें।
हम मेन बात देखने वाली है क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है, कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। पहली बात कांस्टेंट स्पीड गिवन है तो स्पीड से वेलोसिटी निकाल लेंगे हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर, और एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन का पता है कि फॉर्मूला v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है डिवाइड बाय टोटल टाइम हमें निकाल लेंगे, स्पीड गिवन है वहां से, और डिस्टेंस भी हमें पता है, स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया मैकेनिक्स का बेसिक और मोशन क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तीन न्यूमेरिकल इन क्वेश्चन। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने इतना कुछ स्टडी किया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू, यानी कि वेलोसिटी की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और प्लेन पोलर में, मतलब कि आर थीटा और आई कैप, जो एक्स कैप आई कैप मतलब आई कैप जे कैप जेड कैप कह सकते हो उसमें, तो वेलोसिटी इनकी कंपोनेंट्स की वैल्यू और भी बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे टॉपिक्स। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब वाला जो नीचे लाल बटन दे रखा है ना इधर वाली साइड, उसे दबा देना और बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जो आपको जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड हो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट to subscribe this channel and share with your friends as much as possible. Thanks a lot और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।